आज आपको एक सिक्के की कहानी सुनाएंगे। कहा जा रहा है कि इसके हेड डोनाल्ड ट्रंप हैं और टेल पाकिस्तान, या यूं कहिए कि आसिम मुनीर। आज के शो में इसी सिक्के को बारहा उछालेंगे, देखेंगे कि चित किसकी है, पट किसकी है और अंटा किसका। इस कहानी में अमेरिका है, पाकिस्तान है, ट्रंप के बेटे भी हैं, एक कंपनी है और एक ऐसा पैसा भी है जो जेब में नहीं आता। आग जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे गीला नहीं कर सकता, ना सरकार छापती है ना बैंक गिनता है, नाम है बिटकॉइन। 28 मई को पाकिस्तान ने एक ऐलान किया कि अब हम भी बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे। जैसे गोल्ड रिजर्व होता है, तेल का भंडार होता है, अब डिजिटल सिक्कों की सरकारी तिजोरी बनेगी। इस ऐलान के बाद ढेर सारे सवालों के लिए जमीन दुरुस्त हुई। सवाल ये कि किसको देखा तो पाकिस्तान को ये ख्याल आया, वो भी ऐसे वक्त में क्यों जब उसकी माली हालत खस्ताहाल है, कर्ज सर पर है, आम लोग बेचैन हैं। क्या ये सब कुछ ट्रंप को खुश करने की कोशिश है? ट्रंप के बेटे, पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान और क्रिप्टो के सिक्के, सब मिला जुला कर क्या प्लानिंग हो रही है? और इस खेल में भारत कहाँ है? नमस्ते, आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी को ब्रीफ में समझिए। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है, नोट चिल्लर जैसा नहीं। ये कंप्यूटर में चलता है, जैसे बिटकॉइन, अथेरियम वगैरह। इन्हें सरकार नहीं बनाती, ये बनते हैं एक ओपन सिस्टम से जहां कोई भी शामिल हो सकता है। फिर ये बनते कैसे हैं? यही है बिटकॉइन माइनिंग। आपका कंप्यूटर एक कठिन गणित हल करता है। इस रेस में जो सबसे पहले हल कर ले उसे इनाम में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। बस इसी प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब इस रेस में जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, सवाल मुश्किल होते गए। तेज कंप्यूटर्स की जरूरत बढ़ी, बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी बन नहीं सकते। ये लिमिट कोड में पहले ही लिखी है ताकि करेंसी की वैल्यू बनी रहे। बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक डिजिटल रजिस्टर में जुड़ता है जिसे हर कोई देख सकता है। इस रजिस्टर को ब्लॉकचेन कहते हैं। कोई एक आदमी इसे कंट्रोल नहीं करता, दुनिया भर के कंप्यूटर इसे मिलकर संभालते हैं। मतलब ना कोई बैंक ना सरकार, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। पर यही इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। फायदा यह कि पारदर्शिता ज्यादा है, लेकिन कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इसलिए क्रिप्टो सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं, मुजरिमों का मनपसंद औजार भी बन गया है। कैसे? कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग। चोरी का पैसा ब्लॉकचेन के रास्ते घुमाया जाता है। कई वॉलेट्स में भेजो, NFT में बदलो, गेम्स या बेटिंग एप्स के जरिए क्लीन कर लो, पहचान छुपी रहती है। दूसरा, सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ। कई फर्जी ऐप्स क्रिप्टो एक्सेप्ट करते हैं, काले पैसे को सफेद करते हैं। तीसरा, साइबर क्राइम। स्टेप 1 हैक करो, स्टेप 2 डेटा लॉक करो, फिर फिरौती मांगो बिटकॉइन में। ऐसे में ट्रैकिंग भी मुश्किल है। चौथा, ड्रग्स और डार्क वेब। डार्क वेब पर सब कुछ बिकता है, नकली दवाइयों से लेकर असली बंदूक तक, और यहाँ पेमेंट क्रिप्टो में हो सकता है। पांचवा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो का इस्तेमाल कर ट्रैकिंग से बचा जा सकता है। आपने क्रिप्टो करेंसी का खेल समझा, अब ट्रंप की बात करते हैं। जून 2019, तब ट्रंप का पहला टर्म चल रहा था। इस दौर में उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन एक स्कैम है, ये ड्रग्स और गैर कानूनी धंधों का अड्डा है। 2024 में उन्होंने पलटी मार दी। जुलाई में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाने की बात की। क्रिप्टो से जुड़े अरबपतियों ने उनके कैंपेन में पैसे भी दिए। 2024 में वो चुनाव जीत गए। बिटकॉइन के दाम में भारी इजाफा हुआ। राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने खुद का अपना एक मीम कॉइन भी लॉन्च किया। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 23 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इसके तहत अमेरिका में एक क्रिप्टो करेंसी वर्किंग ग्रुप बना। इसके 2 काम थे। पहला, अमेरिका की डिजिटल असेट पॉलिसी बदलना। दूसरा, एक राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी स्टॉक पाइल, क्रिप्टो का भंडार बनाने की संभावनाएं टटोलना।
6 मार्च को ट्रंप ने दूसरा ऑर्डर साइन किया। इसके तहत अमेरिका ने बिटकॉइन रिजर्व की नींव रखी। 10 मार्च को उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर 5 संभावित करेंसीज के नाम भी बताए: बिटकॉइन, अथेरियम, XRP, सोलोना और कार्डानो। लेकिन ये रिजर्व होता क्या है, ये समझते हैं। रिजर्व यानी जरूरत के वक्त काम आने वाला भंडार। हर देश की सरकार तिजोरी में कुछ चीजें जमा करके रखती है। ये तिजोरी अलग अलग समय पर काम आती है, जैसे कभी बाजार उलट पलट जाए, किसी देश से जंग शुरू हो जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई वायरस देश को जकड़ ले, तो हालात संभाले जा सके। रिजर्व के तौर पर अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। एक मिसाल देखिए, 1967 में अरब इजराइल जंग हुई। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया। 1973 में अरब देशों ने इजराइल को सपोर्ट करने वाले देशों पर ऑयल बैन लगा दिया। तेल के दाम आसमान छू गए। अमेरिका की इकोनॉमी हिल गई। जब गिले शिकवे मिटे तो बिक्री फिर शुरू हुई, लेकिन अमेरिका ने सीख ले ली। 1975 में अमेरिका में ऑयल रिजर्व बनाने का कानून बना। आज उसके पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा इमरजेंसी रिजर्व है। रिजर्व से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं, जैसे कनाडा मेपल सिरप का रिजर्व बनाता है। चीन मेटल, अनाज, यहाँ तक कि सुअर के मांस का भी रिजर्व रखता है। यूरोप और अमेरिका ने कोविड के टाइम वैक्सीन का रिजर्व बनाया था। भारत में भी ऐसे रिजर्व्स हैं। भारत के पास कुल 876.18 टन सोना है और इस लिस्ट में हम दुनिया में 7वें नंबर पर हैं। अमेरिका नंबर 1 है। अब अमेरिका इस मॉडल को क्रिप्टो में ले आया है। उससे पहले सिर्फ एल साल्वाडोर के पास ऐसा रिजर्व था। क्रिप्टो रिजर्व यानी डिजिटल सिक्कों की सरकारी तिजोरी। अमेरिका के पास लगभग 2 लाख के करीब बिटकॉइन पहले से हैं। इसकी कीमत हुई करीब $19 बिलियन। ये सारे बिटकॉइन ज्यादातर क्राइम के केस में जब्त किए गए थे, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और हैकिंग जैसे मामलों में। संभव है कि इस रिजर्व को और ज्यादा बिटकॉइन खरीद कर बढ़ाया जाए। इसके लिए पैसा आएगा गोल्ड और फेडरल रिजर्व के प्रॉफिट से। अगर ये प्लान काम किया तो इसकी कमाई से अमेरिका अपना कर्ज चुका सकता है, वो भी टैक्स बढ़ाए बिना। इससे उसकी करेंसी यानी डॉलर भी मजबूत होगा। अब पाकिस्तान पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल या WLFI। नाम बड़ा ही साफ सुथरा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? कंपनी ट्रंप के बेटों और उनके करीबी स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ से जुड़ी है। यही WLFI अप्रैल 2025 में पाकिस्तान पहुंची। जैक विटकॉफ और WLFI के टॉप एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद जाकर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से मिले। WLFI ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से एक डील साइन की। कहा गया कि WLFI पाकिस्तान को ब्लॉकचेन टूल्स बनाने, असेट्स को टोकन में बदलने और क्रिप्टो इंडस्ट्री को दिशा देने में मदद करेगा। लेकिन इस सौदे की शर्त क्या है, पैसा कहां से आएगा और किसे क्या मिलेगा, कुछ भी साफ नहीं किया गया। अब सबसे अहम बात, ये डील 26 अप्रैल को साइन हुई, पहलगांव हमले के 4 दिन बाद। इसके बाद मई के महीने में अमेरिका के सेनेट ने इस कंपनी से पूछताछ की और पाकिस्तान सरकार से बातचीत का ब्यौरा मांगा। लेकिन WLFI इस बातचीत की कोई जानकारी नहीं दे रही। चुप्पी इतनी गहरी है कि शक गहराता जा रहा है। पहलगांव हमले के ठीक बाद इस डील की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये सब कुछ तो मई में हुआ, इसकी प्लानिंग पहले ही शुरू हो गई थी। मार्च 2025 में ही पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का गठन हो चुका था। मई 2025 में पाकिस्तान ने एक नया सरकारी निकाय बनाया, पाकिस्तान डिजिटल असेट अथॉरिटी। क्या काम है इसका? क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप देना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना और बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं से पैसा कमाना। अब 28 मई को पाकिस्तान ने अपनी बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब पाकिस्तान सरकार खुद बिटकॉइन खरीद सकती है, एक नेशनल वॉलेट में रख सकती है। अमेरिका की बिटकॉइन वेगस समिट में क्रिप्टो काउंसिल के अध्यक्ष बिलाल बिन साकिब ने इस रिजर्व का ऐलान किया। इस दौरान मंच पर तालियां बज रही थीं और सामने बैठे थे ट्रंप के बेटे एरिक और डॉन जूनियर और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस। इस चेहरे का परिचय जरूरी है। बिलाल बिन साकिब ब्रिटेन में पले बढ़े, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल रहे हैं। यूके में MBE यानी ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड पा चुके हैं। बिलाल बिन साकिब को अब शहबाज शरीफ का स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया है। इन्हें स्टेट मिनिस्टर की रैंक भी मिली है और उन्हें एक FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अनुकूल ढांचा तैयार करना है। अब यहीं पर कहानी ज्यादा दिलचस्प होती है, क्योंकि FATF की बात करें तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है।
2008 में वो FATF की ग्रे लिस्ट में गया, 2009 में बाहर गया, फिर 2012 से 2015 तक विशेष निगरानी में रखा गया, 2018 में फिर ग्रे लिस्ट में गया, 2022 में बहुत मुश्किल से बाहर आया और अब वही पाकिस्तान क्रिप्टो को FATF फ्रेंडली बना देगा। ये बात हजम नहीं होती। जैसा हमने आपको शुरू में बताया, क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इसका कंट्रोल किसी सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक के पास नहीं होता। ट्रांजैक्शन छुप सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और टेरर फंडिंग के रास्ते खुल सकते हैं। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की। फंडिंग तो मुश्किल है कि कर पाएंगे इसके थ्रू, पर पाकिस्तान के पास बहुत सारी एक्सेस बिजली थी, कैपेसिटी थी उद्योग की, तो उन्होंने वो रियलाइज किया है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सब बिटकॉइन होता है और ये सारे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इनको माइनिंग में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और उनको ये भी लग रहा है कि कुछ ट्रम्प फैमिली का इसमें इंटरेस्ट है क्रिप्टो में, तो वो एक तरह का लालच देना चाह रहे हैं उनकी फैमिली को कि हमारे साथ करो, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ ना जाए। क्योंकि वैसे पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध उतने गहरे नहीं जितने हिंदुस्तान के हैं। मतलब इंडिया की तो बहुत सारी अमेरिका के साथ व्यापार भी है, सर्विसेज ट्रेड भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और H1B वीजाज हैं, IT का पूरा सेटअप है, मिलिट्री एक्सचेंज भी है। तो इंडिया के जितने लाखों लोग हैं वहां पे अमेरिका में, उतने नहीं हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने गहरे नहीं है अमेरिका के साथ, तो वो इसके थ्रू चाहते हैं कि वो मेकअप कर लें थोड़ा सा, कुछ ट्रम्प की फैमिली को दिखाएं इंटरेस्ट, कुछ वहां के व्यापारी को भी कुछ बिटकॉइन का लालच दें, और उनके पास खाली पड़े हुए भी हैं बहुत सारे प्लांट्स। 25 मई को पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2000 मेगावाट बिजली बिटकॉइन और AI डेटा सेंटर्स को दी जाएगी। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कराची, लाहौर, पेशावर जैसे शहरों में लोग 12-12 घंटे बिना बिजली रह रहे हैं। पर पाकिस्तान के पास बिजली तो बहुत है। मार्च 2024 तक कुल उत्पादन क्षमता 42,000 मेगावाट पार कर चुकी है। चीन के निवेश से कोयला, सौर और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने, मगर बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें जर्जर रहीं। बिजली पहुंच ही नहीं सकी। ऊपर से बिजली महंगी भी बहुत है। पिछले 3 साल में 155% महंगी हुई है। इसके चलते लोगों ने छतों पर सोलर पैनल लगा लिए। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट सोलर पैनल इंपोर्ट किए। थिंक टैंक अंबर की रिपोर्ट के मुताबिक सोलर इंपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर रहा। लेकिन ये क्रांति सरकारी नहीं थी, ये जनता ने की थी, सरकार से थक हार कर, परेशान होकर। ऐसी स्थितियों में सरकार बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली खर्च कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की माली हालत खस्ता हाल है, महंगाई बेलगाम है, IMF से कर्ज ले लेकर कमर टूट चुकी है। फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह नया खेल क्यों पसंद आ गया है? क्या पाकिस्तान क्रिप्टो को एक जियोपॉलिटिकल टूल में बदल रहा है? क्योंकि WLFI ट्रंप परिवार से जुड़ी हुई है। WLFI में मेजॉरिटी हिस्सेदारी ट्रंप फैमिली की है। जियोपॉलिटिकल टूल तो है ही। मतलब वो अगर आप किसी एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि वो उससे आपके ताल्लुकात किसी दूसरे मुल्क से अच्छे हो जाएं, तो वो एक तरह से जियोपॉलिटिकल ही है। क्योंकि आखिर पाकिस्तान के पास आज भी अमेरिकन F-16 तो हैं, तो उनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स वो सब चाहिए, उसके लिए परमिशन भी चाहिए अमेरिका से। और भी कुछ हथियार हैं पाकिस्तान के पास जो अमेरिकन ओरिजिन के हैं, प्लस अमेरिका का बहुत बड़ा से है IMF के लोन्स में, तो प्लस FATF में भी। तो पाकिस्तान को अमेरिका को अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। 29 मई को अमेरिका ने इस जंग में युद्ध विराम से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, इजराइल ने सीजफायर के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, अब बस हमास के जवाब का इंतजार है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। हमास ने भी अब तक इसका आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया है। लेकिन हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि हमास इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेगा। उनका कहना है कि इसमें उनकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और ये पहले हुई बातचीत से काफ़ी अलग है। इस प्रस्ताव में ऐसा क्या था? रॉयटर्स ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी है।
उस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 60 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की गई। पहले हफ्ते में 28 इजरायली बंधकों को रिहा करने की बात थी, जिनमें जिंदा और मृत बंधक दोनों शामिल थे। बाकी बचे बंधकों की रिहाई स्थायी युद्ध विराम लागू होने के बाद होनी थी। इजराइल 125 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला था। इन 125 कैदियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। इसके अलावा इजराइल 1111 कैदियों को भी आज़ाद करने वाला था। इन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद हिरासत में लिया गया था। इजराइल 180 मृत फिलिस्तीनियों के शव भी लौटाने वाला था। गजा में तत्काल प्रभाव से राहत सामग्री भेजी जानी थी। इजरायली सैन्य अभियान बंद होना था। इस युद्ध विराम समझौते की गारंटी ट्रंप ने दी थी, लेकिन इस पर अभी बात बनती हुई नहीं दिख रही। दूसरी सुर्खी भी अमेरिका से है। ट्रंप को कोर्ट से राहत मिली है। यहाँ के अपील कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर लगी रोक को हटा दिया है। 28 मई को मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए इस पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को फेडरल सर्किट अपील कोर्ट में चुनौती दी और वहां उनकी अपील मंजूर हो गई। इसके बाद निचली अदालत के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी गई, यानी अभी के लिए ट्रंप का टैरिफ लागू रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोनों तरफ के कोर्ट में अंतर समझ लीजिए। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक निचली अदालत है जो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मामलों को देखती है। इस कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई थी, जबकि फेडरल सर्किट अपील कोर्ट ऊपरी अदालत है जो अपील सुनती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा एक अपडेट है। यहाँ विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में फौरी राहत मिली है। ट्रंप ने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई थी। फैसले पर फिलहाल फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मसले पर 29 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई खत्म होने तक यूनिवर्सिटी छात्रों का एडमिशन जारी रख सकती है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर यह आरोप लगाया कि वो कैंपस में यहूदी विरोध को बढ़ावा दे रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने छात्रों की विचारधारा को उकसाने वाला माहौल बनाया है। ऐसे में नए सत्र में आने वाले स्टूडेंट्स की सोशल स्क्रीनिंग होनी तय हुई थी और एडमिशन को होल्ड किया गया था। जाते जाते आपको स्विट्जरलैंड से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ अल्पाइन क्षेत्र में पूरा का पूरा गांव ही मलबे में तब्दील हो गया। 28 मई को स्विस एल्प्स में एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट गया। हजारों टन बर्फ, कीचड़ और चट्टानों का सैलाब गांव की ओर बह गया। पूरा इलाका डूब गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि भूस्खलन के खतरे की वजह से पहले ही इस गांव को खाली करा लिया गया था। इसके बावजूद एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश जारी है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया। शुभ रात्रि।